हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आपको मैं कल सिलेबस भी सब बता दिया था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सारे नहीं आ रहे हैं, बस आपको ब्लॉक्स आ रहा है और आपको ब्लॉक्स के अलावा जो आ रहा है जे डिफेक्टिव। नाउ स्टार्ट। टॉपिक इज दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट बराबर है ऑब्लिक। इसको किस नाम जानते हैं? इसको हम जानते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट। सर भलाई सर, शील्डिंग इफेक्ट। और हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं? जे डिफेक्टिव। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। तो जितना भी टाइम लगे आज इसको निपटा देना है। न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, इसको बोलते हैं जे डिफेक्टिव। जे डिफेक्टिव, ठीक है। और लिखते हैं इसको जेड, ऐसे लिख देते हैं। तो हमारे को टॉपिक ये है स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। मीनिंग समझा दिया था मैंने, चलो आज मीनिंग और कैलकुलेशन दोनों साथ में समझाएंगे। ठीक है। फिर इसका यूज बताएंगे कि पीरियोडिक टेबल में कहाँ यूज किया जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ध्यान से सुनना। मान लो स्कैंडियम है या कुछ भी, मान लो स्कैंडियम है 2, 8, 8 और 3। तो हमें यहां 3 इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो स्कैंडियम का 21 प्रोटॉन ये अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ध्यान से सुनना सारे, बिल्कुल केयरफुली सुनना, और जो मैं लिखवाऊंगा उसको लिखते भी रहना। तो अलर्ट होकर सुनना। ये जो इलेक्ट्रॉन है इस प्रोटॉन को अट्रैक्ट करेगा, बराबर अट्रैक्ट करेगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है इनको रिपल्सन भी करेगा, या आपस में इनका रिपल्सन भी होगा। तो अभी तक हम बोलते थे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और हम ये जानते भी थे कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। लेकिन क्या फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं होता है क्या? इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन नहीं होगा क्या? इनमें और इनमें रिपल्सन नहीं होगा क्या? होगा। लेकिन हम बार बार रिपल्सन का नाम नहीं लिया करते हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों में से डोमिनेटिंग पावर को इसका है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का है। और ये चार्ज के बीच में लगता है तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज के बीच में लगता है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बोलते हैं। अपोजिट चार्ज में लगता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, चार्ज अगर आ गया तो चार्ज में इलेक्ट्रोस्टैटिक जुड़ जाता है, और अपोजिट है तो अट्रैक्शन और सिमिलर है तो रिपल्सन। तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो कहने का मतलब ये है कि ये इसको अट्रैक्ट भी कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को, ये प्रोटॉन जो है वो अट्रैक्ट भी कर रहा है, लेकिन इनमें रिपल्सन भी हो रहा है। तो दिस वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, दिस वन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दिस वन इज फोर्स ऑफ रिपल्सन। लेकिन हम तो रिपल्सन बार बार नाम लेते नहीं है, क्योंकि ये वैल्यू ज्यादा होता है और ये वैल्यू कम होता है। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये वैल्यू ज्यादा होगा, ये वैल्यू कम होगा, बराबर क्या? लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन वेक्टर पढ़ लिए होगे, सेम डायरेक्शन में होते तो ऐड कर देते, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस करना पड़ेगा। तो कुल मिला के रिजल्टेंट कितना आया फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? तो हम लिखेंगे रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन ही होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होगा। अट्रैक्शन का रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा होगा, बराबर है क्या?
तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये वैल्यू ज्यादा होगा ये वैल्यू कम होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये होता है। अब देखो जो रिजल्टेंट फोर्स है उसी को जेड इफेक्टिव बोला जाता है, जेड इफेक्टिव, यानी न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। इफेक्टिव चार्ज इफेक्टिव क्यों बोला गया है, क्योंकि अगर ये नहीं होता तो ये डायरेक्ट इसको खींचता, तो ये नहीं होता तो हम इसको डायरेक्ट बोलते, डायरेक्ट फोर्स लग रहा है, लेकिन हमें रिजल्टेंट ये भी लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रिपल्सन भी हो रहा है, तो हमें रिजल्टेंट चाहिए, तो रिजल्टेंट के लिए माइनस करना पड़ता। अगर ये नहीं होता तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं होता, हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इज डिफरेंट थिंग और न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इज डिफरेंट थिंग। न्यूक्लियर चार्ज मतलब केवल हम ये बोल रहे हैं कि वो खींच रहा है, हम अपोजिट जो डायरेक्शन में लग रहा है उसके बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन न्यूक्लियर इफेक्टिव, इफेक्टिव मतलब माइनस करने के बाद। और अगर न्यूक्लियर चार्ज के बारे में बात करते तो ये होता अट्रैक्शन, ये नहीं होता, तो इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स को हम न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज का नाम देते हैं। एक होता है न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज, दोनों अलग अलग टर्म है, न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज। तो यहां हम जो पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर इफेक्टिव मतलब रिजल्टेंट बोल रहे हैं हम। तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है यहां पर जो हम लेंगे वैल्यू, वो हम जितना प्रोटॉन होगा उतना लेंगे, यानी जेड का वैल्यू लेंगे। जेड मतलब प्रोटॉन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रोटॉन, यानी जितना प्रोटॉन होगा उसको हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मान लेंगे, माइनस रिपल्सन का वैल्यू कितना होगा, तो रिपल्सन का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा और उसको बोलेंगे सिग्मा, और वही है रिपल्सन स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जेड इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना प्रोटॉन होगा, मैं अभी समझना, मैं एक न्यूमेरिकल्स बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, बराबर है क्या। तो अभी थोड़ा लॉजिक समझना, फिर न्यूमेरिकल्स जब बनाऊंगा इस पे तो क्लियर होता जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन, रिपल्सन को सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और यही रिपल्सन ये है सिग्मा, शील्डिंग इफेक्ट सिग्मा है, ये सिग्मा है और ये जेड इफेक्टिव है। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो जेड इफेक्टिव निकल जाए। ये जेड है, ये क्या है, न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर चार्ज है, ये न्यूक्लियर चार्ज है ये, और इसमें से जो अपोजिट वाला निकाल दे रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो जेड इफेक्टिव बन जा रहा है। तो अभी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा मैं, न्यूमेरिकल्स लूंगा, बराबर है क्या। बट इतना क्लियर करो अभी चीजें, इसको लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसके कैलकुलेशन पे जाएंगे। जब इसके कैलकुलेशन कर लेंगे तब हम ये निकलवा के बताएंगे, मतलब एक न्यूमेरिकल्स 2-3 एग्जांपल लेंगे, सब कुछ एक ही साथ हो जाएगा। फिर इसको हम जोड़ेंगे पीरियोडिक टेबल से। तो मीनिंग जानना अलग बात है, वैल्यू निकालना अलग बात है। वैल्यू निकालना बिल्कुल आसान है, लेकिन मीनिंग जानना इंपॉर्टेंट है। तो 2 मिनट का टाइम है, आप लिख लो, इसको हो जाएगा तो बोल देना मैंने लिख लिया। चलो, स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा, तो कैलकुलेशन ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। मैं मीनिंग फिर समझा दूंगा, पहले कैलकुलेशन पे ध्यान दो। मीनिंग में बार बार समझाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं समझाता नहीं हूं तब तक मुझे भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि तुम समझ गए या नहीं समझे। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट मैं खुद जब सेटिस्फाई हो जाता हूं कि मैं तुम्हें समझा दिया, तब लगता है कि समझा दिया। जब मैं खुद सेटिस्फाई नहीं होता हूं कि तुम्हें समझाया, तब तक मैं समझाता रहता हूं। चलो, पहले शील्डिंग इफेक्ट में कैलकुलेशन निकालना पड़ते हैं। हाउ टू कैलकुलेट शील्डिंग इफेक्ट, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट शील्डिंग इफेक्ट, शॉर्ट में लिख दूं, हाउ टू कैलकुलेट शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलो धमाल करें। ऑर्बिट नंबर 1, ऑर्बिट नंबर 2, ऑर्बिट नंबर 3, ऑर्बिट नंबर 4, इतना ही लेते हैं। अगर ऑर्बिट नंबर 4 में अगर इलेक्ट्रॉन है और O अगर S और P का है, ध्यान से सुनना, मैं न्यूमेरिकल्स बनाऊंगा तो जितना चीज अभी समझ पाओ उतना बेटर है।
और बाकी न्यूमेरिकल्स में समझेंगे, क्योंकि कुछ चीजें न्यूमेरिकल्स में क्लियर होंगे, मुझे मालूम है। तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन, इफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एस और पी ऑर्बिटल्स के, अगर इलेक्ट्रॉन है यहां पे अगर है तो एक को छोड़ देना। क्या करना है? एक को छोड़ देना, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इसके एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाया जाता है। अगर मान लो एग्जांपल लेते हैं, यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में, तीनों एस पी का है, एस का तो हो नहीं सकता, मान लो तीनों पी का है, तो हमें शील्डिंग इफेक्ट जो है यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिजल्टेंट फोर्स जो है निकालने के लिए किसी एक पे हम देखेंगे ना कि एक कितना खींचा जा रहा है, पर इलेक्ट्रॉन देखा जाता है, एक को कितना खींचा जा रहा है। तो जब ये के ऊपर देखा जाएगा तो इसको छोड़ देना, ये 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। और इस दोनों का रिपल्सन कितना होगा, इस दोनों का जो रिपल्सन काउंट करोगे तो जब वो इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होगा यानी एन में होगा, तो एन वाले इलेक्ट्रॉन को आप जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना। अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, फिर न्यूमेरिकल्स में और क्लियर हो जाएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे होंगे तो 0.35 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर नहीं बचेगा तो 0.35 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अब जस्ट इसके इनर आओगे तो ये n है, तो ये क्या होगा, n-1। तो जस्ट इसके इनर आओगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनमें आपको मल्टीप्लाई करना है 0.85 से। जितने मतलब चाहे एस का हो, चाहे पी का हो, चाहे डी का हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां पर है, जस्ट उसके नीचे आओगे n-2, n-3, चाहे कितना भी रहे, यानी n-2 हो या n-3 हो, सबका सम लेके आप जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें 1 से मल्टीप्लाई करोगे और सबके वैल्यू को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, तो हमारे को ये सिग्मा निकल जाएगा। बी केयरफुल, मैं न्यूमेरिकल्स बताऊंगा, बराबर है क्या? पहले एक राउंड में देख लो क्या क्या हो रहा है। अगर ओ ऑर्बिट, देखो अब तुम्हें याद नहीं करना है, अगर यहां इलेक्ट्रॉन मिला, यहां समझना, फिर नहीं तो n और n-1 और n-2 में कंफ्यूज हो जाओगे। अब ध्यान से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां अगर आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन मिला, अगर इस पे निकालना है तो ये 2 बच गया, इस 2 में आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इस 2 में आपको 0.35 से मल्टीप्लाई करना है। अब जस्ट उसके अंदर वाले पे, अब n-1 n-2 याद मत रखो, जो मैं बोल रहा हूं उसको याद रखो। जस्ट उसके इनर वाले पे जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 0.85 से मल्टीप्लाई करना है। जस्ट उसके इनर वाले पे, मैं n-2 n-3 नहीं समझा रहा हूं, जस्ट उसके आउटर सेल के जस्ट इनर वाले से 0.85 से मल्टीप्लाई करना है। और इसको छोड़ के जितने भी ऑर्बिट आएगा, इसको छोड़ के जितना भी ऑर्बिट आएगा उसके सारे इलेक्ट्रॉन से 1 से मल्टीप्लाई करना है। याद हो गया? यहां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 0.35 से, उसके जस्ट नीचे वाला को 0.85 से, और उसके जस्ट जितना भी नीचे होगा सबको ऐड कर दो और 1 से मल्टीप्लाई कर दो। कर दिए मल्टीप्लाई, सबको वैल्यू को ऐड कर दो, वही स्क्रीनिंग इफेक्ट बताता है। लेकिन ये किसके लिए है? जब इलेक्ट्रॉन एस और पी में रहेंगे तब के लिए। अब डी और एफ में रहेंगे तो सोचो, अगर डी और एफ में इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम है। यहां मान लो डी में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 है या 4 है या 5 जो भी है, एक पे निकालना होता है, तो इसमें जो है वो आप मल्टीप्लाई करोगे 0.35 से। किसे मल्टीप्लाई करोगे? 0.35। इसके अंदर वाला चाहे कितना भी रहे, कितना भी इलेक्ट्रॉन रहे, सबको मल्टीप्लाई, सबके इलेक्ट्रॉन को ऐड करके 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और इसका वैल्यू जो आएगा, इसका वैल्यू जो आएगा वो ऐड कर देना है। बस इसमें तो और आसान है। यानी कि अगर वो इलेक्ट्रॉन अगर डी और एफ में रहेगा तो एन में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई कर देना है, और n-1 रहे या यहां ऐड कर दे रहा हूं, n+2 रहे, n-3 रहे,
n-4 रहे, जितना भी रहे सबके इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, और ऐड करने के बाद उसमें 1 से मल्टीप्लाई करके फिर ये दोनों वैल्यू को ऐड कर देना है। तो वो हमारा निकल जाएगा सिग्मा का वैल्यू डी और एफ इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि अगर डी और एफ में है तो वो अलग अलग फोर्स लगाएगा। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? ओमकार, न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन का चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज। सर एक्सप्लेन अगेन। तेजस, अरे अभी तो एक्सप्लेन करना स्टार्ट भी नहीं किया, अभी तो इसी में लगा हूं मैं। सर वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ क्या? कौन सा वैल्यू? न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, डोंट वरी। तो मैं अभी बस सर्कस में आने के लिए पहले सारे चीजें इकट्ठे कर रहे हैं। अभी सर्कस का गेम स्टार्ट कहाँ हुआ है, अब नहीं स्टार्ट करेंगे। चलो ये लिख लो पहले, फिर हम न्यूमेरिकल्स बताते हैं। तुम हड़बड़ा क्यों जाते हो? मैं हूं ना, मुझे मालूम है तुम्हें डाउट कहाँ आएगा, कहाँ फंसते हो तुम, कहाँ मुझे कैसे क्लियर करना है, सब मैं क्लियर करूंगा। इसलिए तुम्हें ये सब चीजें पढ़ाने के पहले मैं तुमसे क्यों बोला कि जब तक न्यूमेरिकल नहीं कुछ बोलूंगा तब तक आप डाउट मत बोलना, क्योंकि मुझे मालूम है कि बताने से आपको नहीं आते हैं। हमें भी नहीं आया था, हम भी जेई का प्रिपेयर कर रहे थे, हमें भी नहीं आ रहा था। एक बार में जब तक हम न्यूमेरिकल्स नहीं अटेम्प्ट करते हैं तब तक हमें भी नहीं आता था। तो वो प्रॉब्लम तुम्हारे साथ भी होते हैं। ये हो गया, लिख लिए पहले, लिखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गया डीएनएफ का एक्सप्लेन इट। ओके, न्यूमेरिकल्स में क्लियर करेंगे, बरोबर है। ये लिख लो पहले, बाकी चीजें न्यूमेरिकल्स में करेंगे। ये लिखे या नहीं लिखे? फर्स्ट वी राइट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। आप कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे, बरोबर। कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अब ध्यान दो इधर, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और यहां पर कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है ना, है या नहीं है? यहाँ 2 है और आउटर सेल में कितने हैं? 5। दिस वन इज आउटर सेल। अब हमें स्क्रीनिंग इफेक्ट सिग्मा का वैल्यू निकालना है, ध्यान से सुनना। सिग्मा का वैल्यू पहला पॉइंट तो ये है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन पे निकाला जाता है। तो यहां 4 इलेक्ट्रॉन को अलग कर दो। सिग्मा का वैल्यू किसी एक इलेक्ट्रॉन पे यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी जेड इफेक्टिव किसी एक पे निकाला जाता है। तो हम सिग्मा का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, एक पे रिपल्सन कितना है, एक पर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन कितना है, तो हम पर इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन निकालते हैं। तो सिग्मा मतलब रिपल्सन, रिपल्सन पर इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन, पर इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? तो ये रिपल्सन जो होता है एक इलेक्ट्रॉन पर निकाला जाता है। अब रिपल्सन देखो कैसे निकाला जाएगा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 5 है, तो इस पे हम रिपल्सन निकाल रहे हैं। ये 4 बच गया है। अब इस 4 बच गया है, 4 अगर बच गया है, बरोबर है। अब इसमें तुम्हें सोचना कुछ नहीं है। अगर 4 बच गया है तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है, 4 इलेक्ट्रॉन जो है, 4 इलेक्ट्रॉन यहां है, तो 4 इलेक्ट्रॉन में आपको 0.35 से मल्टीप्लाई करना है। कर दिए, कितना आ गया? 20, 13, 14 आ गया ना, 1.4। तो यहां पर वैल्यू कितना आ गया? 1.40 आ गया। तो पहला स्टेप वो करने आ गया ना। अब अंदर जाओ, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मिले? 2। हमने तुम्हें क्या सिखाया था? मैं तुम्हें न्यूमेरिकल्स में याद करवा दूंगा। मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? जस्ट अंदर जाओगे तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 0.85। रटो मत, किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 0.85। ध्यान बस रखो क्या किससे मल्टीप्लाई करना है। मार्कर सर नहीं है, हाँ सब फिलअप है। वो अभी उधर होगा। अब यहां देखो 2 इलेक्ट्रॉन। हमने क्या बोला था आपसे कि जस्ट अंदर वाले पे, हम तुम्हें n-1 और n-2 नहीं सिखाया था,
जस्ट अंदर वाले पे 0.85 से मल्टीप्लाई करना है और उसके अंदर वाले पे 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहां रहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन है तो 0.35 से, इसके अंदर वाले पे 0.85 से, और जस्ट अंदर वाले जितने भी हैं सब में 1 से। तो ये जस्ट अंदर है, अंदर के अंदर नहीं है, ये जस्ट अंदर है। तो 0.5 से तुम ऐड कर दो, ऐड करें कितना आएगा 10, 8 16 1 17, बराबर है, समझ में आ गया। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। इस इलेक्ट्रॉन पे हम 5 नहीं लिखेंगे, 5 मत लिख देना, बराबर है। हम हर केस तुम्हें बताएंगे, बस ध्यान से सुनो। अभी तुम्हें कौन से कंडीशन में क्या करना है क्या नहीं करना, हर सिचुएशन बताऊंगा मैं। ऐड कर दो 0 7 4 11 और 2 1 3, 3.10 हो गया ना, 3.10। अब हमें ये क्या निकल गया, सिग्मा। अब जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड इफेक्टिव होता है आपका, यानी जेड यानी न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माइनस फोर्स ऑफ रिपल्सन। अट्रैक्शन माइनस रिपल्सन को हम बोलेंगे सिग्मा। जेड क्या है, जेड जो इसका एटॉमिक नंबर होगा, यानी जो प्रोटॉन होगा वही जेड होगा, यानी प्रोटॉन माइनस सिग्मा। हर बार यही लिखेंगे, प्रोटॉन माइनस सिग्मा। प्रोटॉन कितना है इसके 7, और रिपल्सन कितना है इसका, अट्रैक्शन 7 बोलेंगे। हर बार प्रोटॉन को हम सिग्मा जेड के वैल्यू लेंगे हर बार। अब रिपल्सन क्या लेंगे, तो रिपल्सन में 3.1 लेंगे, 3.1, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ये रिपल्सन है। इस इलेक्ट्रॉन पे हमने रिपल्सन का वैल्यू निकाला है, ये यानी ये फोर्स ऑफ रिपल्सन है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन पे इतना फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन हम कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, 9 है, और ये 6.9, यानी 6.9 क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। हाँ, 5th इलेक्ट्रॉन शिवम, 5th इलेक्ट्रॉन इज नॉट कंसिडर। अरे भैया मेरे 5th इलेक्ट्रॉन कंसिडर क्यों करेंगे, हमारे को किसी ने खींच रहा है और उधर से कोई मेरे को क्या कर रहा है, मेरे सामने कई खड़े हैं और मेरे को कोई खींच रहा है। उसने बोला कि हमारा रिपल्सन कितना है, तो मेरा रिपल्सन मेरे ऊपर निकाला जा रहा, तो मैं अपने खुद क्यों कंसिडर करूंगा। जो दूसरे जो दूसरा है, लैपटॉप हैंग कर रहा है सर, जो 6.9 जो दूसरा है वो मेरे ऊपर रिपल्सन करेगा ना, मैं अपना रिपल्सन काउंट कभी नहीं करूंगा। मेरे ऊपर निकाला जा रहा है ना, तो मेरे ऊपर निकाला जाएगा तो मैं अपना कंसीडर नहीं करूंगा। पर इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे निकाला जाता है तो इसका कंसीडर नहीं होगा। इनका रिपल्सन इसके ऊपर कितना है वो निकाला जाएगा, इनका रिपल्सन इसके ऊपर कितना है वो इसका जब निकालेंगे तब इसको काउंट कर लेंगे, इसको नहीं करेंगे। यानी इनका रिपल्सन इनके ऊपर कितना है, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं कि खुद का रिपल्सन खुद पे थोड़े क्रिएट कर लेगा, खुद रिपल्सन थोड़े क्रिएट करेगा। ये जब रिपल्सन क्रिएट करेगा, ये करेगा, ये इस पे करेगा ना, तो जब इस पे कर लेगा, खुद पे कर लेगा अपने रिपल्सन, खुद पे तो नहीं करेगा ना। हाँ, ये इस पे करेगा, तो जब इस पे करेगा तो जब इस पे निकालेंगे तो इसका वैल्यू लेंगे, और जब इस पे निकालेंगे तो इसका वैल्यू लेंगे। खुद पे रिपल्सन थोड़े ना होता है, खुद ही टकरा जाएंगे क्या। समझ में आया कि नहीं आया, खुद पे नहीं निकालना है। ये क्या हो रहा है सर, ये हैंग स्क्रीन से वो हो गया क्या। पहले रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए, रिकॉर्डिंग पॉज मारिए। होस्ट यहीं से है बट स्क्रीनिंग कहीं से भी कर सकते हो गया, सेटिंग हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो कहां पर समझा रहे थे। हाँ, तुम्हारा डाउट ये था सर कि जिस पे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसका
उसको क्यों नहीं कंसिडर कर रहे थे, उसको सुनो। ये इलेक्ट्रॉन इन पे रिपल्सन करेगा और ये चारों इन पे रिपल्सन करेंगे, ये खुद पे खुद रिपल्सन करेगा क्या? ये इस पे करेगा ना। ये इलेक्ट्रॉन है, ये है, ये है, ये है, ये इसके ऊपर रिपल्सन इसके द्वारा होगा, इसके द्वारा होगा, इसके द्वारा होगा। खुद तो कितने के द्वारा हुआ? 3 के द्वारा हुआ। तो इस पे रिपल्सन इसके द्वारा हुआ, इसके द्वारा हुआ, इसके द्वारा हुआ, खुद के द्वारा हुआ क्या? नहीं। फिर इसको हम कंसीडर क्यों करेंगे? चौथा इलेक्ट्रॉन क्यों मानेंगे? हम नहीं मानेंगे। तो कहीं 4 के बदले 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो गलत हो जाएगा। खुद के ऊपर खुद का रिपल्सन, हम किसी दूसरे को खींच रहे हैं तो ये भी हम सोचेंगे कि मेरे को कितना कोई खींच रहा है। इन पे ये रिपल्सन करेगा, ये करेगा, ये करेगा, 3 ही कर रहे हैं ना रिपल्सन, चौथा कहां से रिपल्सन आ जाएगा? नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस इलेक्ट्रॉन पे काउंट किया जाता है उसको कंसीडर नहीं किया जाता, बस इतना ध्यान रखना है। तो कुल मिला के रिपल्सन इतना है और अट्रैक्शन इतना है, तो अट्रैक्शन जीत गया है। जेड इफेक्टिव इसको बोलते हैं, और जेड न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज इसको बोलते हैं, और न्यूक्लियर चार्ज इसको बोलते हैं। बराबर है क्या? न्यूक्लियर चार्ज ये है और जेड इफेक्टिव ये है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई ज्यादा डिफरेंस है? ठीक है, मैं लिख दिया हूं 3.9 लिखता है। ये हो गया 9 और ये हो गया 6 में से 3.9 होगा ना। तो ये रिजल्टेंट है। ये क्या है? रिजल्टेंट। क्लियर हो गया? मैं और एग्जांपल ले रहा हूं। ये आपका सिग्मा है और ये आपका जेड इफेक्टिव है। अभी और एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी 1-2 एक्सेप्शन भी है इसमें। तो हम नाइट्रोजन हो गया हमारा, चलो सोडियम लेते हैं। सोडियम 1s2 2s2 2p6 3s1 1 2 3 2 8 1। इस पे निकालते हैं। कुछ नहीं बोलेगा तो आउटर सेल पे निकालना है, कुछ बोले तो हम फिर अपना बोलेंगे हम क्या बोलने वाले। तो हमें अभी रिपल्सन इस पे निकालना है। इस पे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब नहीं बोले तो इस पे निकालेंगे। मैं इस पे भी निकलवाऊंगा तुमसे, डोंट वरी। इसलिए बोला कि पहले उस चीज को सीख लो फिर न्यूमेरिकल पे आते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल में सारी चीजें सिखा देंगे। इसका रिपल्सन निकालना है, तो ये रिपल्सन इसके द्वारा होगा, खुद के द्वारा तो रिपल्सन होगा नहीं। तो अब आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक है, लेकिन इसके द्वारा तो रिपल्सन में लेना नहीं है। तो यहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन मिला क्या? नहीं। तो नहीं, तो 0 × 0.35। इससे पहले यहां पर 5 थे, तो 5 थे तो 4 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ एक भी नहीं है। बराबर है क्या? तो आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तो एक भी नहीं लेंगे हम। इसका द्वारा इसका कोई रिपल्सन है क्या? कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब उसके अंदर वाला 8 इलेक्ट्रॉन है और किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 0.5 से। उसके अंदर वाला 2 है और किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 1 से। इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 0 से कर दो। ये 0 प्लस ये 40 64 68, बराबर है क्या? 2 कितना हो गया? 8.80। अब ये हो गया सिग्मा। अब हमें क्या निकालना है? जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव कितना होगा? जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना लेंगे? 11 माइनस 8.80 कितना आ जाएगा? 0 8 9 हो गया, 9 2.20 हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? यूनिट ऑफ जेड इफेक्टिव फोर्स है ना। फोर्स का यूनिट क्या होता है? जेड। जेड मतलब फोर्स, फोर्स मतलब न्यूटन। जो यूनिट फोर्स का होगा वो यूनिट इसका होगा। तो ये क्लियर समझ में आ रहा है? इसको हटाऊं मैं? चलो आगे देखो। अब ऐसा सिचुएशन दिखा दिया। अब स्कैंडियम पे चलते हैं, या जिंक ले लो, जिंक लेते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। सर ऐसे क्यों आपने लिख दिया? ऐसे तुम भी लिखोगे, मैं बताता हूं क्यों। 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन,
18 इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से सुनना, कैसे निकालेंगे। यहां पर है 2 इलेक्ट्रॉन, बोला है कि इस इलेक्ट्रॉन पे निकालो, तो इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एस का ही है, तो एस क्या है तो 1 है, यहां पे इसका तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, 1 है। किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 से कर दो, बराबर है क्या, प्लस उसके जस्ट अंदर वाला को हम 0.85 से करते हैं, उसके जस्ट अंदर वाला को हम 1 से करते हैं, और उसके भी जस्ट अंदर वाला 1 से करते हैं। चाहो तो दोनों को एक साथ 10 लेके कर दो, मैं 10 लेके ही कर दे रहा हूं, 10 इंटू 1, ये दोनों ऐड कर दो, 10 हो गया, और ये 1, ये हो गया 3.5, और ये हो गया 18 इंटू 0.85, कितना होगा 18 इंटू 0.5, 18 इंटू 0.85। अरे वो बहुत एग्जाम्पल कराएंगे, क्योंकि एग्जाम्पल पे सिखाता हूं मैं इसको। 18 इंटू 0.85 कितना हो जाएगा, 15.3, ये हो जाएगा 15.3 प्लस 10, ऐड कर दो, ऐड करके बताओ जल्दी से कितना आएगा, फटाफट, फास्ट। बिल्कुल 25.65। जेड इफेक्टिव बताओ जल्दी से कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी, 4.35। तुम देखते जाओ, मैं एग्जाम्पल कराते जा रहा हूं, लिखो जल्दी से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तीसरा ले लिए ना, चलो 3 किए, 50 करना है हमें, जब तक तुम समझ ना जाओ। जल्दी से लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी कुछ चीज और समझाना बाकी है, फटाफट लिखो, फास्ट। लिख लिए, लिख लिए। अब देखो केस आएगा, नया केस मिल गया अभी, कोरोना का नहीं अपना। तुमसे बोलेगा क्वेश्चन में, बोलेगा तब हम बोलेंगे, जब तक नहीं बोलेगा तब तक हम भी नहीं बोलेंगे, तब तक नहीं बोलेगा तब तक हम आउटर सेल मान लेंगे। जब वो बोलेगा कि भैया 3D पे निकालो, ये 3D वाला इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्सन निकालो, इसका मत निकालो। अब एक चीज तुम समझना यहाँ पे, ये हमने सेपरेट क्यों किया है, तो मैं तुम्हें बता दूं सेपरेट क्यों किया है। या तो तुम ऐसे लिख लो, और नहीं लिख रहे हो, ऐसे अगर नहीं लिख रहे हो तो तुम एक काम कर सकते हो, क्या, इस पे निकालना था ना, जो पहले वाला क्वेश्चन था 3D वाला, अभी रहने दो, इस पे निकालना था 1 इलेक्ट्रॉन पे, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इंटू 0.35 प्लस उसके जस्ट अंदर वाला 18 इंटू 0.35 सॉरी 0.85, उसके जस्ट अंदर वाला 3, उसके जस्ट अंदर वाला ये सब है, तो 10 इंटू 0.1। तो कहने का मतलब ये है कि जब तुम कॉन्फ़िगरेशन निकालो तो ऐसे लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं लिख के बता रहा हूं। अदरवाइज तुम 3, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, क्या मैं बोल रहा हूं, बाहर वाला अंदर वाला, ये बाहर वाला और ये जस्ट अंदर वाला, ये और अंदर 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 वाला, आप समझ सकते हो कि मल्टीप्लाई, इसीलिए मैंने सेपरेट लिखा था साथ में, नहीं तो ऐसे भी करके बना सकते हो या ऐसे देख के बना सकते हो, बराबर है क्या। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया, ट्विस्ट ये आया, तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे और ऐसे बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बनाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। इसीलिए मैंने जानबूझ के 3 को, ये मत सोचना कि 4s को बाद में भरते हैं, 3D को पहले भरते हैं, भरना उसी तरीके से हमने बनाने के लिए ऐसे लिखा था। अब तुमसे क्वेश्चन ने पूछा कि 3D वाला इलेक्ट्रॉन पे रिपल्सन बताओ, क्या रिपल्सन केवल इसी पे होता है क्या, इसमें नहीं होगा क्या, होगा, इसमें बताओ। चलो बताते हैं,
यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन। तो 17 इलेक्ट्रॉन को अलग लिखो, नहीं। 17 इलेक्ट्रॉन को अलग लिखो, 18 इलेक्ट्रॉन को अलग लिख दो, 18वां इलेक्ट्रॉन को अलग लिखो, बराबर है क्या? और इनको भी लिख दो, 2 इलेक्ट्रॉन। हमें रिपल्सन इसका निकालना है। अब ध्यान देना, ध्यान क्या दोगे, इस प्रोटॉन जो है इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। अब ये जो रिपल्सन है, ये रिपल्सन इधर से क्रिएट हो रहा है इसके ऊपर, यानी जब हम रिपल्सन का वैल्यू निकालेंगे तो जिस इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, बाहर वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है। घर वाले अंदर वाले को बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाहर वाले को अंदर वाले से प्रॉब्लम है, लेकिन अंदर वाले को बाहर वाले से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसका रिपल्सन जो होगा वो इधर ही हो जाएगा, माइनस माइनस इधर ही रिपल्सन हो जाएगा। तो इसको हम रिपल्सन को नेग्लेक्ट मार देंगे। हम इसके रिपल्सन को चेक करेंगे, ये कितना रिपल्सन कर रहा है, बराबर है क्या? तो कुल मिला के ये जानो, ज्यादा फिक्स में नहीं जाना है, कुल मिला के ये जानो कि अगर अंदर वाले के निकाल रहे हैं तो बाहर वाले को हटा देना है, बराबर है। अब कैसे निकाले? तो ये इलेक्ट्रॉन किसका है? डी का है, डी का है। उनसे बोला कि डी का लिख के बोला, तब हम बोलेंगे, वो बोला कि डी वाले इलेक्ट्रॉन पे स्लीडिंग इफेक्ट निकालो, 3D पे 3D इलेक्ट्रॉन पे स्लीडिंग इफेक्ट निकालो। तो ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 17। तो सब में हमने मल्टीप्लाई करना है 17 में, किससे? 0.35 से, प्लस उसके अंदर वाले और उसके और अंदर वाले 10 × 1। इस केस में 0.85 नहीं आता है। मैं लिखवाया था तुम लोग से, किसी ने बोला सर डीएनएफ वाला फिर से एक्सप्लेन कर दो। देखो एक्सप्लेनेशन तुम्हारा डी पे पूछा जाएगा, तो डी पे 17। अब ये डी पे पूछा जाएगा तो ये मत सेपरेट कर लेना कि डी वाला, यहाँ पी वाला पे सर ने बोला था 0.35, ये सब मत दिमाग में बैठा लेना कि पी वाला पे 0.35। ये हमें सेल से लेना देना है, सेल से लेना देना है। अगर ये डी का है तो बाकी डी पे बस एक ही रूल लगाना है, ये डी का है तो 17 में मल्टीप्लाई कर देना है 0.35 से। अंदर वाले जितने भी है, चाहे वो किसी सेल का हो, एस का हो, पी का हो, डी का हो, किसी का हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है कि एस का है कि पी का है कि डी का है, वो हमारे लिए सब बराबर है। यानी ये अगर डी पे निकालना है, इफ इलेक्ट्रॉन मतलब जिस इलेक्ट्रॉन पे हम निकाल रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन अगर डी और एफ से बिलोंग करता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने 35 से, और उसके जस्ट अंदर वाले जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी घर का हो, एस का हो या पी का हो या डी का हो, सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आ गया जल्दी से बताओ, वैल्यू बताओ। आई 15.95। मैं तुम्हारे भरोसे पे हूं, 15.95, भरोसा मत तोड़ देना। तो जेड इफेक्टिव बता दो, जेड माइनस सिग्मा। जेड कितना है इसका? जेड तो 30 लेंगे, 30 माइनस 15.95, सही बता रहे हो ना? आंसर कितना आया? 14.05। अच्छा, इससे पहले वाला आंसर कितना आया था? इससे पहले वाला आंसर कितना आया था? ये वाला इस वाला पे आंसर कितना आया था? ये वाला कितना आंसर आया था? जेड इफेक्टिव इसका वाला, ये जेड इफेक्टिव इसका कितना आया था? ये वाला वैल्यू 4.35 ना, बराबर है क्या? अब एक चीज मैं तुमसे बोलूं, 3D और 4s में न्यूक्लियस किसको ज्यादा खींच कर रख रहा है? 3D को या 4s को? तुम बोलोगे सर इसमें तो फोर्स 14 है और इसमें फोर्स कितना है? कितना आया था? 4.35 को 4.35 आया था ना।
यानी इसको अंदर खींचने का पावर कितना है 14.05 और इसको अंदर खींचने का पावर कितना है 4.35। किसको ज्यादा खींच के रख रहा है 3D को। यही क्वेश्चन तुमसे पूछा गया था डे में, शायद डे 11-12 में क्वेश्चन नंबर 42। इसका एक्सप्रेशन यहां से भी मिल जाता है। इसको ये खींच के रखा है 14 कितना बाउंड करके रखा है 14.05 से और इसको बाउंड करके रखा है 4.34 से। तो किसका अट्रैक्शन ज्यादा है, जो पास में है उसका अट्रैक्शन क्या होता है ज्यादा होता है। तुम निकाल के इस चीज को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ये पास में है, इस 4s को 1 भेजा है, ओमकार 4s को खींचेगा कि 3D को खींचेगा। जितना पास में होगा, मैं तुम्हें थ्योरेटिकल बताया था नॉर्मल तरीके से, जितना पास में होगा उतना ही अट्रैक्शन क्या होगा ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि अंदर उसके रिपल्सन कम होंगे। और इस चीज को प्रूफ में मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि 3D का अट्रैक्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन ज्यादा है। ये जेड इफेक्टिव है, रिपल्सन नहीं है, ये अट्रैक्शन है। इसका अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका अट्रैक्शन कम है। सर इट शुड बी 70। ओमकार 17 into 1 हो, हाँ ये वही वाला, ये वाला पे फाइनल क्या है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन है, समझ में आया सबको। चलो आगे बढ़ते। इससे पूछेगा, इसमें पूछेगा, इसमें पूछेगा, किसी से पूछेगा निकाल लोगे ना। चलो इस पे पूछेगा तो क्या करोगे, जल्दी से बता दो, केवल बता दो बस। इस पे पूछेगा तो क्या करोगे, कुछ नहीं करेंगे सर, इसको नहीं लेंगे। इस पे कितना है सर, अब ध्यान देना, इससे पूछेगा तो 5 मत ले लेना। आउटर सेल में कितने 8 है, इसको नहीं लेना है। लेना है कि नहीं लेना है, लेना है। अब ये ध्यान रखना, जहां इस पे पूछे ये डी वाला को छोड़ मत देना, बरोबर है क्या। ये डी वाला को मत छोड़ देना, ये डी वाला को कहीं गलती से मत छोड़ देना कि इसके इधर वाला नहीं लेना है, तो डी वाला को हटा ही दिए तुम। इसीलिए मैं तुमसे ये बनवा रहा हूं बार बार। जब तुमसे ये पूछे तीसरे में 2, 8 और यहाँ पर 18 है, 18 में जो पी वाला है उस पे पूछे, इसके अंदर भी 4s है, तो ये पी वाला पे पूछे तो वो वाला पहला वाला रूल लगा देना है। तो 17 से मल्टीप्लाई करना है, कहीं ये 8 देख के या 5 देख के मल्टीप्लाई मत कर देना, इसलिए एक बार सर्कल लिख लेना। चलो कंफ्यूज मत होना, धीरे धीरे बता रहा हूँ, अभी और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बहुत सी ऑब्जर्व कराना बाकी है। अब पहले एक चीज लिख लो, एक्सेप्शन है एक हीलियम का, हाइड्रोजन का तो होगा नहीं। हाइड्रोजन का होगा क्या, चलो 1 by 1 निकालते हैं सबका, स्टार्टिंग सब देखते हैं। हाइड्रोजन का तो होगा क्या 1s1, इसका क्या होगा, खुद ही रिपल्सन करेगा क्या, नहीं, इसमें जेड इफेक्टिव, जो जेड इफेक्टिव होता है वही जेड होता है। जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड, जितना अट्रैक्शन, कोई रिपल्सन करने वाला है ही नहीं। 2 के लिए, हीलियम के लिए, हीलियम के लिए एक्सेप्शन होता है 1s2, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, इस पर रिपल्सन ये क्या आना चाहिए था 1 into 0.35 आना चाहिए था, ये सिग्मा, लेकिन इसका सिग्मा आता है 0.30। ये एक्सेप्शन है, स्टार लगा लेना, ये केवल एक्सेप्शन इसके लिए है। यानी हीलियम के केस में आउटर सेल पे 0.3 मानते हैं सिग्मा, और इसका जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा, तो 2 minus 0.30 यानी 1.7। इस पे स्टार लगा लेना, लिख लेना। प्लीज एक्सप्लेन डीएफ फॉर्मूला। डीएफ फॉर्मूला कुछ नहीं है, वही लेना है। अरे डीएफ फॉर्मूला तो आसान है। डी वाला अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हें दे दिया जाए, पर्टिकुलर लिख के बोले कि डी वाला पे निकालो, तो डी वाला के बाकी वाला इलेक्ट्रॉन ले लो, उसमें 0.35 से मल्टीप्लाई कर दो, अंदर वाला जितने हैं सबको 0.1 से कर दो। वो पी वाला से आसान होता है। ये मान लो बोला गया कि डी वाला है, ये डी वाला का इस डी का निकालो, ये डी में है, तो मान लो यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है, बराबर है क्या, तो ये और ये डी का है, इस पे 17 से क्या कर दो मल्टीप्लाई 35 से, और बाकी जितने भी उससे क्या मल्टीप्लाई कर दो 1 से, हो गया हमारा काम, काम खत्म। फॉर्मूला लगाना आसान है। जितने भी है डी वाला उसको छोड़ के बाकी पे लगा दो 0.35 से, और अंदर वाले पे 0.1 से कर दो, हो गया। थोड़ा पी वाला में तो और 3 स्टेप में जाता है, उसके अंदर वाला 0.85 और उसके अंदर वाला डी पी वाला पे तो और डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। क्या, अगर ये पी है, मान लो 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन में किससे मल्टीप्लाई करना होगा 35 से, उसके अंदर वाला में किससे मल्टीप्लाई करना होगा 0.85 से, और अंदर वाला से कितने मल्टीप्लाई करने में 1। 3 स्टेप में भागता है, और ये तो एक ही स्टेप में जाता है। इस पे कर दो 0.35 से, इसके अंदर वाले पे कर दो 1 से, हो गया। तो निकालना बिल्कुल आसान है, मीनिंग में समझा रहा हूं, इसलिए डिफरेंट एग्जांपल ले रहा हूं। ये लिख लेना हीलियम का एक्सेप्शन है,
हीलियम का 0.30 आता है, बराबर है। आना कितना चाहिए था, ये आना चाहिए था, लेकिन ये क्या आता है, गलत होता है। आना चाहिए था ये, लेकिन आता है ये गलत है। चलो लिथियम के लिए लेते हैं 1s2 2s1, ऐसा बना लिया करो। तो ये इस पे निकालना है, तो इस पे निकालना है, तो इसके और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नहीं है, तो 0.35 प्लस, यहाँ एक भी नहीं है ना आउटर सेल में। अब अंदर वाला 0.85, कितना हो गया, ये हो गया सिग्मा का वैल्यू। जेड इफेक्टिव कितना होगा, जेड इफेक्टिव तो ये हो जाएगा, लिथियम का 3 होता है -1.7, ये हो गया 2 कितना 3 हुआ कि नहीं हुआ, 2.3। चलो लिख लिए, फटाफट लिखो थोड़ा। अब लिखो हीलियम का, हीलियम का कितना है, हीलियम का हो गया ना। बेरिलियम का 4 है, 1s2 2s2, ठीक है, 4 है, 2 और 2, तो यहाँ पर एक सेपरेट कर दो, इस पे निकाल रहे हैं हम, ये बच गया 1 × 0.35 प्लस उसके अंदर वाला 2 × 0.85। चलो कैलकुलेशन में छोड़ दे रहा हूँ, कैलकुलेशन कर रहा हूँ 0.35 और ये हो गया 10 16 1 17, ये हो गया 5 7 3 10 और 2.05 हो गया। जेड इफेक्टिव कितना हो गया, सिग्मा हो गया, जेड इफेक्टिव कितना हो गया 4 - 2.05, कितना आ गया, कुछ गलती हो रहा है लग रहा। लिथियम से इसका ज्यादा आना चाहिए, कितना आएगा 2.05 माइनस करो। लेक्चर कितने टाइम का है, इसके बाद किसका लेक्चर है सर, इसके बाद प्रोफेसर का है, 10 मिनट थोड़ा लेट। 1.95 आ रहा, 1.95, ये सही आ रहा ना यहाँ, अरे भाई मैं बोल रहा हूँ ये गलत आ रहा, ये 1.3 आएगा। क्यों मैंने बोला गलत आ रहा है, देखो लिथियम बेरिलियम BCNOF, लेफ्ट टू राइट जाते हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है, तो जेड इफेक्टिव क्या होगा, बढ़ेगा, इसीलिए तो रेडियस घटता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता है। और हमने तुम्हें जेड इफेक्टिव नहीं बोल के क्या बोला था, प्रोटॉन, ऑर्बिट सेम तो कहां जाओ, प्रोटॉन, यानी कुल मिला के जेड इफेक्टिव ना बोल के प्रोटॉन बोला करते थे। क्यों, क्योंकि जो जेड इफेक्टिव है, यानी जेड इफेक्टिव और न्यूक्लियर चार्ज लगभग क्या होता है, अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होता है, कुल मिला के ये दोनों में सेम रिलेशन आ जाता है, इसलिए हम तुम्हें प्रोटॉन पे समझाए थे। हालांकि उस चीज को मैं ऐड करवा दूंगा कि मैं तुम्हें क्या समझाया था और ये मैं क्या बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब है लेफ्ट टू राइट तुम जाते हो तो रेडियस कम होता है, क्यों, क्योंकि हम बोलते हैं क्या है, प्रोटॉन बढ़ता है। अब और दूसरे वर्ड में क्या बोलेंगे, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इसीलिए रेडियस कम गिरता है, अट्रैक्शन बढ़ता है तो न्यूक्लियर छोटा होता जाए, उसको खींचेगा तो छोटा होता जाएगा वो, बराबर है। चलो लिथियम हो गया, आगे निकाल लोगे आप, बोरॉन का निकाल के दूं मैं, चलो बोरॉन का निकाल के दे रहा हूं। बोरॉन का हो गया 5, 1s2 2s2 2p1। कहीं गलती से मत कर देना ऐसे कि ये बाहर वाला है अंदर वाला 0.85, ऐसे मत कर देना, गलती हो जाएगा। ये लिख लो 2 और यहाँ पर 3 है, तो एक ये कहीं पर तुम ऐसे सोच के और इधर मल्टीप्लाई किए, जहां ये है और सर ने बोला था उसके अंदर वाला 0.85, तो 0.85 से मल्टीप्लाई, गलती हो जाएगा। ये सेम सेल वाला है, सेम सेल वाला 2 × 0.85 प्लस 35, उसके अंदर वाला 2 × 0.85, कैलकुलेट कर लेना, ये सिग्मा का वैल्यू है, बराबर है। चलो एक करके दे रहा हूं, या करना, इसका वैल्यू इससे भी ज्यादा आएगा, जेड इफेक्टिव का वैल्यू बढ़ता जाता है। कार्बन का भी निकाल लोगे तो क्या गलती नहीं करना है, समझ में आ गया ना, 2 4 6, तो यहाँ आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, कहीं इस पे मत निकाल देना, 4 इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन को सेपरेट कर दो, चौथा तो अलग कर दो, 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 5 4 होगा,
3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 1 इलेक्ट्रॉन, इस पे निकालना है तो 3 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, ये सिग्मा निकाल दिया। जेड इफेक्टिव निकालना आसान हो जाता है। चलो एक और पॉइंट है, बस क्लियर करता हूं। 6 है, 7 हो गया, 7 तो नाइट्रोजन का निकाला था, 8 ऑक्सीजन का निकाल दे रहा हूं। ऑक्सीजन का क्या है 2 और 6, तो अब डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, कैसे तुम करोगे 5 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। 9 का कैसे निकालोगे 2 इंटू 7, तो कैसे निकालोगे 6 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85। 10 का कैसे निकालोगे 2 इंटू 8 यानी 8, 7 इंटू 0.35 प्लस 2 इंटू 0.85, बरोबर है। 11 का कैसे निकालोगे 281, यहां एक भी नहीं है तो 0 इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 और प्लस 2 इंटू 1। वैल्यू आप निकाल लोगे, मैं लिखते जा रहा हूं बार बार। 282 में कैसे निकालोगे, तो यहाँ 1 है तो 1 इंटू 0.35, यहाँ 1 बचा ना, 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 पे निकालना है तो 1 बच गया, और यहाँ बच गया 8, 8 इंटू 0.585 प्लस 2 इंटू 1। 13 पे कैसे निकालोगे 283, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.85 और प्लस 2 इंटू 1। 14 पर कैसे निकालोगे 2 इंटू 8 इंटू 4, तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन, 4 है तो 3 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 प्लस 8 इंटू 0.85 प्लस 2 इंटू 1, बराबर है। अब देखो अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछे कि सबसे ज्यादा अट्रैक्शन यानी जेड इफेक्टिव किसका होता है, जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका होगा, एस का होगा, फिर पी का होगा, फिर डी का होगा, फिर एफ का होगा। एस सबसे पास में होता है, सबसे ज्यादा इसका होता है, एस का। ठीक है, तो अब इसका मीनिंग थोड़ा मैं जोड़ूंगा, वैल्यू निकालना सबको आ गया। हाउ टू कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस, जैसे मैं बताया वैसे कैलकुलेट करना है। Mg+2 का कैसे किया था मैंने, इलेक्ट्रॉन निकालो 10 इलेक्ट्रॉन 2 और 8 नंबर ऑफ ऑर्बिट, जैसे कैलकुलेट नहीं कराया था क्या एटॉमिक रेडियस, सब वो सब करवा दिया हूँ। कंपेयर एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस सब स्टार्टिंग में बताया हूँ कंपेयर करने के लिए, जो एटॉमिक रेडियस आयनिक रेडियस बताया था वही है।